हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेन्नई विद दिलीप। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं द बिल्कुल हार्ट ऑफ द एलएलएम्स के बारे में बात करेंगे, उसका डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे कि इंटरनली जो इसका जो मॉडल है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अगर मैं जैसे जावा में था तो मैंने जब इसका अपना करियर स्टार्ट किया था उस समय सर्वलेट जेएसपी से स्टार्ट किया था। सर्वलेट का भी कुछ लाइफ साइकिल होता था, कुछ उनका कि कैसे वो काम करता है। स्ट्रट्स फिर आया, स्ट्रट्स का भी लाइफ साइकिल हमने पढ़ा। फिर एमवीसी स्प्रिंग आया तो स्प्रिंग एमवीसी का भी लाइफ साइकिल पढ़ा कि कैसे उसका इसका पैटर्न क्या है, डिज़ाइन क्या है, अंदर कैसे काम करता है, मॉडल कंट्रोलर और व्यू लेयर कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न जावा में है, तो उन सभी को समझ के ही आप आगे जो प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, फिर प्रोजेक्ट करते हैं तो समझ में आता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। अगर आप अपना करियर जावा से या फिर किसी और फील्ड से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये बेसिक है। मैंने अपना करियर को जावा से इसमें कन्वर्ट किया था तो मैंने इन चीज़ों को पढ़ा। ये बिना इसके आप नहीं बढ़ सकते आगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको इस स्टेज पे बेसिक्स पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर, कैसे काम करता है। बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो आ गया हूँ मैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे 50 डे का हमारा जेएनआई का कोर्स चल रहा है। इसमें बात करें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है एलएलएम्स के अंदर, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, जो सिंप्लीफाइड वे में है वो बताऊँगा, इन डेप्थ, ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए बात कर सबसे पहले एलएलएम्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एलएलएम्स को का फुल फॉर्म जो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। लैंग्वेज मॉडल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज में हमसे बात करता है, मतलब कि हमारी भाषा को समझता है। एक तरह देखा है तो बिल्कुल हम जैसे नेचुरली बोलेंगे वैसे ही बोलेगा। किसी भी लैंग्वेज में बात करो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु जो भी है, उस सब में बात कर सकता है। इसलिए इसको लैंग्वेज मॉडल कहीं ना कहीं बोला जाता है। न्यूरल नेटवर्क पे ये डिपेंडेंट को इनहेरिट किया है, उसी के बेसिस पे काम करता है। लार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत वास्ट है। अब वास्ट क्यों है, क्या है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जब जन्म लेता है वहाँ से लेके 5 साल तक वो बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, वो सीखता है तो उस 5 साल में वो बोलना सीखता है, खाना सीखता है, चलना फिरना, देखना, चीज़ों को समझना, अपने इन्वायरमेंट को समझना, स्कूल जाना शुरू करता है। तो वहाँ तक आने में उसको बहुत सारा डेटा वो दिमाग में अपने फीड करता है। ठीक है, अब वो डेटा फीड करता है तो 5 साल का ड्यूरेशन बहुत कम ड्यूरेशन है देखा है तो उस स्टेज पे। तो 5 साल के लिए वो डेटा सीखा। अब मान लो कि कोई एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट है, एक आईआईटीएन है। ठीक है, तो वो 25-30 साल तक बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, अपने जनरल लाइफ से रिलेटेड लेके, पढ़ाई से रिलेटेड लेके सब कुछ सीखा। तो आप सोचो कि 30 साल तक वो कितना डेटा कहाँ से कैप्चर किया। ठीक है, इतना डेटा उसके पास होगा दिमाग में कि वो मैथमेटिक्स बना सकता है, वो आईटी क्रैक कर सकता है, जॉब कर सकता है, बड़े बड़े ब्रिज को डिजाइन कर सकता है, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, साइंटिस्ट मतलब कि रॉकेट मिसाइल क्या नहीं बनाते हैं। तो वो सारा डिटेल जितना भी एक इंसान को होता है वो सब कुछ, इतना सारा डेटा जो है वो एलएलएम्स को दिया गया है। अपना आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा इसको दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इंसान धीरे धीरे सीखा, 25-30 साल उसको लगे, लेकिन एलएलएम्स एक इंसान इसको बना रहा है तो सारा का सारा डेटा इसको दिया गया। वो डेटा कहाँ से आया, डेटा इंटरनेट पे जितना डेटा है वो सब दिया गया, उसके एडिशनल जितने भी डेटा है वो सभी फीड किए गए इसके अंदर कि भैया ये सब लो, इन सबको पढ़ो, जितना लाइब्रेरी, जितना किताब, जितना सब कुछ दे दिया गया इसको। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ये एक वन मैन आर्मी है जो कि सब कुछ जानता है। आपके पूरा आईटी का क्वेश्चन जो आएगा उसको 10 मिनट में सॉल्व करके टॉपर रिजल्ट दे देगा ये। ठीक है, तो इतना सारा डेटा इसके पास है। तो सोचो कि कितना डेटा इसके पास होगा, बिलियन, ट्रिलियन, अरबों खरबों का डेटा इसके पास पड़ा हुआ है। इंटरनेट का जितना डेटा है वो, किताब जितना है वो, मूवी, इमेज, जितने चीज़ें होते हैं वो सारा इसको दे दिया गया है। इसलिए ये लार्ज है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ आओगे कि लार्ज क्यों है। अब बात करते हैं कोड डेफिनेशन के बारे में। एलएलएम एक ऐसा सिस्टम है जो टेक्स्ट या फिर प्रॉम्प्ट जो भी हम देते हैं उसको वो समझता है और उसके बाद आने वाले अगले बेस्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है, यानी कि जो सबसे सूटेबल वर्ड है उसको प्रिडिक्ट करता है। और ये प्रिडिक्शन सिस्टम जो सबसे सूटेबल वर्ड कहने का मतलब क्या है कि जब ये प्रिडिक्ट करता है तो पहला वर्ड प्रिडिक्ट किया वो अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरा परफेक्टली मैच नहीं हुआ, तीसरा नहीं मैच हुआ, तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो बार बार रिपीट होता है, तब जाके एक फाइनल सेंटेंस ये प्रिडिक्ट कर पाता है। ठीक है, अगर कोर की पॉइंट देखिएगा तो एलएलएम जो है वो सोचता है, समझता नहीं है। वो बस हमारी तरफ करें तो हमारी तरफ सोचता समझता नहीं है, हिंदी में लिखने से पढ़ने बनता नहीं है, हमारी तरफ सोचता नहीं है। ये जो है वो प्रिडिक्ट करता है और रिकग्नाइज करता है, पैटर्न को देख के समझता है कि क्या रिलेशन है और कौन किसके संदर्भ में क्या लिखा गया, यानी कि कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है और फिर वो चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है। और इतना एडवांस है, इतना तेज़ी से करता है कि आपको लगता है कि ये हमारी बातों को पढ़ के लिख रहा है, समझ के लिख रहा है और इंटेलिजेंट बिहेव कर रहा है। नहीं, अंदर जो भी होता है ओवरऑल एक प्रिडिक्शन सिस्टम ही चलता है और प्रिडिक्ट करता है सिस्टम को। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि एलएलएम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, कोर पॉइंट समझ में आया कि क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फ्लो के बारे में। ये मैंने जो है वो सिंप्लीफाइड वे में बनाया है कि क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ओरिजिनल आर्किटेक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है। ये देख के लोग डर जाते हैं, जाहिर सी बात है, डरावना था भी। जब हमने शुरू किया था तो एक तो डेटा नहीं था और ये समझ नहीं था कि करने की कोशिश क्या कर रहा है। बहुत मेहनत करके बहुत दिनों बाद अच्छे से समझ में आया कि क्या है ये, और इसके आज की डेट में इंटरनली A to Z चीज़ में अच्छे से जानता हूँ
कैसे क्या काम कर रहा है, कहाँ पे लूप चल रहा है, फीड फॉरवर्ड क्या है, ये मास्क्ड क्या होते हैं, मल्टी हेड अटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समझता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। टिल सम एक्सटेंट मैं इनका पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन भी समझता हूँ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया है आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आए टोकन्स क्या होते हैं। जब सबसे पहले इनपुट आता है तो टोकन में आता है, वो उसको ब्रेक किया जाता है, टोकन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। उसके बाद स्टैटिक एम्बेडिंग यहाँ बनता है, ये इनपुट जो है एम्बेडिंग बनता है। उसके बाद पोजीशन एनकोडिंग होता है और ये फिर रिटेंशन में जाता है, इसमें लूप में वो घूमता है और फिर यहाँ पे आउटपुट आता है। ये बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो आप इसको याद रखिएगा, ये शायद आपको याद रहे। अगर ये नहीं भी याद रहे तो इतना ही बोलते हैं एज ए फ्रेशर तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये बैकबोन है। बैकबोन मतलब कि यही मेन है। इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। मल्टी हेड अटेंशन को मैंने अटेंशन मैकेनिज्म में लिख दिया है ताकि ये कंफ्यूज नहीं करे आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन कंपोनेंट को समझते हैं। टोकनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। टोकनाइजेशन क्या होता है, इसका ऑफिशियल लिंक मैंने यहाँ डाला है या मैंने खोल के भी रखा था, ठीक है। ये टोकनाइजेशन देखिए, तो यहाँ पे टोकनाइजेशन बहुत तरह के होते हैं सारी। ये जो है ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं टोकनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। ये 4-5 तरीके से BPL है, यहाँ पे ऑक्टा, ये सभी है, सारे टोकनाइजेशन है, पढ़ सकते हैं इसके यहाँ से। अब अगर टोकनाइजेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, जब भी हम कोई टेक्स्ट देते हैं ये मॉडल्स को तो उनको टुकड़ों में बांट देता है, टुकड़ों में बांटता है। और टुकड़ों में बांटने के लिए वो क्यों बांटता है, इसका कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करता है। देखा तो इसके पॉपुलर एल्गोरिदम्स होते हैं, 4 पॉपुलर मेजर एल्गोरिदम्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारे एल्गोरिदम्स जो हैं वो अलग अलग मॉडल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला वाला जो है BPE जो है वो GPT-2, 3, 4 लामा एंड क्लाउड का टोकनाइजर का फाउंडेशन है, यानी कि इसी के ऊपर ये लोग अपना टोकनाइजर को बिल्ड किए, ठीक है। उसी तरह से ये जो है GPT-2 और उसके बाद वाले यूज़ करते हैं। ये गूगल का एल्गोरिथम जो BERT होता है वो यूज़ करता है इसको। या फिर मल्टी लैंग्वेज मॉडल के लिए गूगल का जो जेमिनी है वो, या फिर जेम्मा है जो कि फ्री सोर्स है हमारा, ये सभी जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं टोकनाइजर। यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख कर रखा था। ये सपोज कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड है, ये मैं एक सेंटेंस देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं एलएलएम्स को, तो वो कैसे टोकन में डिवाइड करता है। यहाँ पे जब डालिएगा तो इस तरह से टोकन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। जैसे विजुअलाइजेशन को 2 टुकड़ों में कर दिया, और हाइफन बाय दिलीप श्रीवास्तव को 3 टुकड़ों में कर दिया। तो कुल 45 कैरेक्टर्स थे इसमें, जिसको उसने 6 वर्ड्स में बनाया और 11 टोकन बनाया। अब क्या है ना, बहुत सारे टोकनाइजर ऑनलाइन अवेलेबल है जहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग मॉडल्स यूज़ करके। यहाँ पे मैंने एक बेसिक मॉडल लगा के बता दिया कि टोकनाइजर है। अब अलग अलग जो ये जो हमारे मॉडल्स हैं, अब जब ये जो तोड़ता है तो अगर आप ये मॉडल लगाइएगा तो हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से तोड़े। लर्निंग को 1 में रख ले, या फिर GPT का 2 भाग कर दे, जेने को 2 भाग कर दे, या फिर इसका 3 टुकड़ा कर दे। तो ओवरऑल जो बड़ा सेंटेंस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। बस डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम लगा रहे हैं। जो एल्गोरिथम मतलब लगाइए उस हिसाब से ये टोकन को कन्वर्ट कर देगा। इतना आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए टोकनाइजेशन काम कैसे करता है, ठीक है। अब आते हैं एम्बेडिंग पे। एम्बेडिंग क्या है ना, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एम्बेडिंग 2 तरह के होते हैं। एक जो हम रैग जब पढ़ते थे, रैग में जो होता है एम्बेडिंग, वो स्टैटिक एम्बेडिंग होता है। एक तरह से जो भी आपने एक नॉलेज बेस दिया रैग को, एक डॉक्यूमेंट दिया, उस सारी चीज़ों का एक एम्बेडिंग बनाकर रख देता है। वो एक बार फिक्स हो गया, उसमें कोई अपडेट कुछ नहीं था। लेकिन LLM में जब आते हैं तो एम्बेडिंग जब होता है उसमें 2 तरह के एम्बेडिंग होता है। एक तो स्टैटिक होता है, दूसरा कॉन्टेक्चुअल होता है। यानी कि पहला जो सबसे पहले जो भी एक सेंटेंस दिया गया, जो पहले वर्ड को वो टोकन में डिवाइड किया, टोकन जो बना उसका एम्बेडिंग वो एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। वो कहाँ प्री डिफाइंड है देखा जाए तो वो लुकअप टेबल में डिफाइंड है। वो कब डिफाइन किया गया था, जब मॉडल को ट्रेन किया जा रहा था, जब डेटा दिया गया था समझने के लिए मॉडल को, उस समय उसको एक एम्बेडिंग दे दिया कि बेसिक स्टैंड एम्बेडिंग ये रख लो अभी फिलहाल के लिए। ये हो सकता है चेंज हो फ्यूचर में ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है तो कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, लुकअप टेबल में दिया गया था जब मॉडल ट्रेन हो रहा था। और जैसे कि AI इज़ पावरफुल, एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, इसमें AI का एक एम्बेडिंग दे दिया, ईज का एक एम्बेडिंग दिया, पावरफुल का एम्बेडिंग दे दिया। ये रख के बैठ जाओ, आगे ये बाद में बदलेगा, ठीक है। बस इतना है ये एम्बेडिंग। अब इसके बाद इसके जो 2 स्टेजेज होते हैं, रॉ एम्बेडिंग और स्टैटिक एम्बेडिंग, नॉन कैस्केडिंग। ये पहला स्टेज में ये होता है रॉ होता है, यानी कि वही जो हमने बताया वो रॉ है। अब उसका इमेज के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि AI इज़ पावरफुल जो है, इसका पहले तो एक टोकन ID जनरेट होता है। टोकन ID जनरेट होने के बाद ये जो है ये इसका अलग अलग वेक्टर्स स्टोर बना दिया, यानी कि इसका एम्बेडिंग कर दिया, ठीक है। ये हमारा पहला जो है स्टैटिक और रॉ बोल सकते हैं, फिर स्टैटिक है नॉन कॉन्टेक्चुअल बोल सकते हैं। ये टोकन हो गया। अब आते हैं पोजिशनल एनकोडिंग पे। पोजिशनल एनकोडिंग का भी मैंने एक यहाँ पे लिंक खोल कर रखा था फॉर योर कम्फर्ट, यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते पहले इनकोडिंग क्या है। पोजिशनल एनकोडिंग का एक रेफरेंस है यहाँ पे, ये आपको ये पढ़िए, बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट रिसर्च पता चल जाएंगे। तो पोजिशनल एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस देते हैं उसका एक एनकोडिंग होता है कि पहला नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर कौन है, तीसरे नंबर कौन है। अब
कौन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, उसको डिसाइड करने के लिए भी एल्गोरिदम्स लगते हैं। सिंपल, हर चीज़ के लिए एल्गोरिदम लगता है। उस एल्गोरिदम का नाम को जानिए, थोड़ा बेसिक जानिए। फॉर नाउ इट्स एनफ फॉर यू, बिगिनर के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे डॉग बाइट्स मैन, अब इनकोडिंग क्यों किया जाता है, क्या कि मीनिंग बदले नहीं। अगर यहाँ पे डॉग ने आदमी को काटा, ठीक है, दूसरा मीनिंग अगर ये आगे पीछे हो जाए तो आदमी ने कुत्ते को काटा, ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग काफ़ी बदल जाएगा, तो कॉन्टेक्स्ट ही पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पोजीशन देना जरूरी है कि ये पहले पे था, ये दूसरे पे था, तीसरे पे था। जब अगला जो काम करेगा तो उसको उस हिसाब से रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इनकोडिंग का मतलब होता है। अब इनकोडिंग में कौन कौन से एल्गोरिदम्स है, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। 6 एल्गोरिदम्स का नाम मैंने बता दिया आपको, इसको नाम को आप याद करिए, लिख लीजिए इसको कहीं ना कहीं। ये चौथा जो एल्गोरिदम है, दिस इज द लेटेस्ट एल्गोरिदम एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जुलाई 2026 का सबमिटेड है और यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट पॉपुलर इनकोडिंग आप कह सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा अपडेटेड रखना पड़ेगा। जो भी मैं डिटेल बता रहा हूँ ये थोड़ा सा अपडेटेड रखना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल बाद ये चीज़ें आउटडेटेड हो जाए या थोड़ा सा इसमें ट्यूनिंग करनी पड़ी आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजिशनल एनकोडिंग के बारे में। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर, जो मेन लेयर हमारा जो है, जो बीच में जो 3 चीज़ें थी, वो तीनों का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। इसमें आता है सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन क्या करता है, अगर मान लीजिए कि आपने एक सेंटेंस दिया द बैंक अप्रूव माई लोन, ये एज ए इनपुट आपने रख लिया। अब सबसे पहले इसका क्या होगा, एम्बेडिंग, बेसिक एम्बेडिंग बनेगा और इसका पोजीशन एनकोडिंग बनेगा। इन दोनों का यूज़ करके जो है एक वेट असाइन किया था और क्वेरी एंड की का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ठीक है। इस तीनों वर्ड को फिलहाल आप बस सुनिए और समझिए कि भाई एक वेट असाइन किया जाता है, जो भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स लगा के इसको जो है वो एक वेट असाइन किया जाता है। अब ये वेट असाइन क्यों किया जाता है, इसी के बेसिस पे इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है। सपोज कि इसमें आपने लिखा द बैंक अप्रूव्ड माई लोन, तो यहाँ पे जो बैंक है, ये बैंक किस बैंक की बात हो रही है इसको पता नहीं है एलएलएम को। इंसान को आप बोलिएगा कि आई एम गोइंग बैंक अप्रूव्ड माई लोन तो आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे इंसान ह्यूमन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एप्पल, और एप्पल एक फ़ोन भी है और एप्पल एक फ्रूट भी है, तो वहाँ पे भी आदमी थोड़ा कंफ्यूज किया सकता है। और उस तरह के सेंटेंस को फॉर्म किया तो इंसान भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। उस तरह के बहुत सारे वर्ड, जैसे स्प्रिंग एक मैकेनिक भी होता है, स्प्रिंग सीजन भी होता है। और मरकरी हमारा जैसे कि प्लानट है, और मरकरी हमारा एक ये भी है, मेटल भी है। तो बहुत सारे वर्ड ह्यूमन जो है खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर सपोज कि आपका बच्चा पढ़ रहा होता है, कुछ पूछता है कि ये क्या है, तो आप बता नहीं पाइएगा, फिर बोलिएगा, आप बोलते होंगे भाई पूरा वर्ड बताओ क्या लिखा हुआ है, तो मैं बताता हूँ, राइट। तो उस स्टेज पे आपको भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो आप ह्यूमन एज ए कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, उसी तरह ये मशीन जो है सेल्फ अटेंशन के थ्रू कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है। इसमें वो वेट देता है कि भाई किस वर्ड का क्या वेट है, और क्वेरी की का जो यहाँ पे सिमिलैरिटी बिटवीन क्वेरी एंड की का यूज़ करके डॉट प्रोडक्ट जो एल्गोरिथम्स जो भी बोलिए इसको, वो लगा के एक पर्टिकुलर एक वेट असाइन करता है इस वर्ड में कि इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है। तो सबसे ज़्यादा रिलेटेड कौन है, उसके बेसिस पे कहता है अच्छा तुम किस बैंक की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिएगा 5% द को दिया गया है, बैंक अप्रूव्ड को 30 दिया है, माई को 5 दिया है, लोन को 50 दिया है। और इस तरह से उसने वेट असाइन किया और देखा कि फाइनली अप्रूव और लोन की बात हो रही है, यानी कि तुम बैंक जो फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो दिस इज़ व्हाट इट डज, कि कैसे वेट के हिसाब से सबसे सिमिलर वर्ड, सटीक वर्ड निकालने की कोशिश करता है। जब ये वर्ड मिल जाता है तो उसको ये आप क्या करेगा कि जो पहले स्टैटिक एम्बेडिंग जो दिया गया था उसको वो अपडेट कर देगा। भाई ये स्टैटिक बैंक का मीनिंग ये नहीं है, बैंक का मीनिंग ये है एक्चुअली, इसका कॉन्टेक्स्ट उसको मिल गया, इसलिए इसको स्टैटिक एम्बेडिंग के नहीं कर, इसको कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग बोला जाता है, ठीक है। टिल हियर आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर यू कि क्या है ये रॉ एम्बेडिंग, पोजिशन एनकोडिंग, दोनों का यूज़ करके वेट क्वेरी की कॉन्सेप्ट लगा के एक फाइनल वेट दिया जाता है और वेट के हिसाब से वो देखता है कि क्या है, उसके साथ कॉन्टेक्स्ट को, उसका जो एम्बेडिंग है उसको अप कर देता है। अब ये एक बार में नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ये एक बार में नहीं होता है। फास्ट फॉरवर्ड नेटवर्क क्या है, ये भी वही करता है। ये जो भी हमारा कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग मिलता है सेल्फ अटेंशन से, उसको उठाता है और उसके जो टोकन्स होते हैं, वो टोकन या फिर वेक्टर जो भी होता है, उसका लर्निंग वेट के थ्रू ट्रांसफॉर्म करता है और एक अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन वर्ड बनाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा एक बार में तो उसको मिला नहीं, तो बार बार वो ढूंढता है परफेक्ट वर्ड कौन सा मिलेगा। बड़ा सेंटेंस है, बहुत छोटा वर्ड लिया मैंने, इसलिए 4 में दिख गया आपको। जब ये बड़ा जब वर्ड रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें लूप चलेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड नेटवर्क का मतलब क्या है कि बार बार ये अलग अलग मैकेनिज्म लगा के उसको टेस्ट करता रहता है, देखते रहता है। फाइनली वो जाके फाइनल एक वर्ड को प्रिडिक्ट करने की लिए क्षमता रखता है कि भाई ये हो सकता है। उसके बाद अगला लेयर जो है आउटपुट लेयर सॉफ्टमैक्स को दे देता है और यहाँ पे जाके फाइनली जो है वो मेन वर्ड प्रिडिक्ट होता है और ये हमारा आउटपुट देता है कि क्या है। जैसे आई एम गोइंग टू बैंक और यहाँ पर डैश लिखा हुआ, तो बैंक जा रहे हैं, तो
गेट करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं, विड्रॉ करने जा रहे हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ में अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे देखिएगा तो क्या ही हो सकता है, डिपॉजिट करने जाएगा या फिर विड्रॉ करने जाएगा, आपके हिसाब से जाहिर सी बात है वो डिपॉजिट करने जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट मशीनें कम है, विड्रॉ का हर जगह ATM है। तो हर एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये जो है वो एक पर्टिकुलर वेट देता है। दिस इज़ नथिंग बट वेट, 45% इज़ द वेट। और ये वर्ड देने के बाद ये जो फाइनल वर्ड हमारा रेडी हुआ था। अब अगर की पॉइंट अगर देखें, कॉन्सेप्ट देखिए, तो पूरा प्रोसेस एक लूप है। एक टोकन प्रिडिक्ट होता है, यानी कि एक बार में एक लूप में एक टोकन प्रिडिक्ट होता है, वो वापस इनपुट में ऐड होता है, यानी कि जो इनपुट था उस टोकन को ऐड करता है, उसमें नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट होता है। यही चलता रहता है जब तक पूरा जवाब जो है उसको, पूरा सेंटेंस का कंप्लीट आंसर कंप्लीट ना हो जाए। तो वो इसलिए आपको लगता है कि भाई एक बार में आंसर दे देना, नहीं, पीछे पूरा प्रेडिक्शन सिस्टम काम करता है, पूरा लूप चलता है, और दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो इतना ही मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए काफ़ी है आपको बेसिक समझने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ों को अच्छे से रिपीट करके, रिपीट मोड पे देखिए, 2-4 बार देखिए। जो भी मैंने लिंक दिखाया वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तभी जाकर आप ट्रांसफॉर्म कर पाइएगा। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म कर जावा से आके जेएनआई में आया हूँ, बहुत पापड़ बेला हूँ, पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा फ्यूचर में। अभी एक बार कॉन्सेप्चुअली चीज़ें हट जाए, फिर आपको मैं अपने बारे में जो जर्नी है वो भी अच्छे से बताऊँगा आपको कि क्या क्या मेहनत किया, कैसे आपको करना है, इंटरव्यू कैसे निकालने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा जरूर, कमेंट करके बताइए कुछ तो है, जो भी थोड़ा इंटरेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, इंटरेक्टिव रखने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई कोई तो मतलब कि देख रहा है या फिर लोगों को सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अगर नया आया है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप जेएनआई में अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।